जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजमल गर्देजी। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, आज़ाद चाय वाला, एक फेमस पर्सनालिटी है ऑन सोशल मीडिया। मैं देख रहा था कि छोटे बिजनेसेस कैसे किए जा सकते हैं, कौन कौन से बिजनेसेस हो सकते हैं। उन्होंने काफ़ी सारे बिजनेसेस बताए। खैर मुझे नहीं पता कि लोग उनको किस तरह से लेते हैं, बट मैं जब भी उन्हें सुनता हूं तो मेरे अंदर एक मोटिवेशन आती है। तो उन्होंने बोला कि खुद को एक सेलिब्रिटी बना लें। तो फिर उन्होंने बताया कि खुद को सेलिब्रिटी कैसे बनाया जा सकता है। तो डेफिनेटली इस वक्त जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, आप कुछ भी अच्छा करें, कुछ भी लोगों के साथ जुड़े रहिए, बातचीत कीजिए। कुछ टेक्निकल काम है अगर आपके पास, आप कोई आर्टिस्ट हैं, तो यू कैन बी ए सेलिब्रिटी। तो इस तरीके से भी एक पैसे कमाए जा सकते हैं, ये भी एक बिजनेस है। लेकिन नाज़रीन यकीन कीजिए, जब इसको करने के लिए मैं निकला हूँ तो पहले थोड़ा सा लगता है कि जैसे ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता इसमें मन लगता है तो कोई इसमें ऐसा मुश्किल काम नहीं है। तो ये भी लोग ही कर रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ, आपके साथ थोड़ा सा जुड़े रहते हैं। तो व्लॉगिंग में ये कि आपसे डेली बेसिस पे कोई ना कोई टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, आपसे बातचीत होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। तो अभी मेरे पास गिम्बल तो मौजूद है, जो कि मैं कल परसों लाहौर से लेके आया हूँ, लेकिन मेरे पास मोटरसाइकिल पे लगाने के लिए जो स्टैंड होता है मोबाइल का, वो नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि मोटरसाइकिल पे स्टैंड लगा रहे और आपसे गुफ्तगू भी होती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कंडीशंस चल रही हैं, उसमें बेरोज़गारी की क्या वजह हो सकती है। जो बहुत सारे हमारे लोग फ्री फिर रहे हैं, वेले फिर रहे हैं, बेचारे परेशान हैं। जो इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, इसका ये कैसे हल हो सकता है और इसकी वजूहात क्या है। तो आप भी मुझे ज़रूर बताइए कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और इसका हल क्या हो सकता है। 2 hours later. लें जी, प्लान हो गया सारा चौपट। नवीद मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, इन्होंने मुझे धर लिया है और मैं तो जा रहा था मोटरसाइकिल का स्टैंड लेने के लिए। लेकिन ये अब चूँकि पूरा पाकिस्तान जो है वो इस बात पे तुला हुआ है कि हमने यहाँ पे नहीं रहना, तो ये कह रहे हैं कि किसी कंसल्टेंट को मिले हैं, कंसल्टेंट के पास। तो और आज कुछ ना कुछ डन करके जाएंगे अल्लाह की मेहरबानी। क्योंकि जो बजट में हमने हालात देखे हैं, मुल्क की माँ बहन करके रख दी है इन्होंने। हाँ जी। और जो है ना, जून के बाद सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी हैं, क्योंकि ये IMF के नीचे लेट गए। तो मेरा सब भाइयों से यही मशवरा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे कल खलीलुर रहमान कमर ने कहा था कि जो पढ़े लिखे दिमाग हैं वो मुल्क से चले जाएंगे, तो आप लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन नवीद भाई, कौन कौन जाएगा? आप बहन तो निकल जाएंगे, कौन कौन जाएगा? भाई अभी हम देखे ना, वो बंदे से मिल के आए हैं, तो वो क्या कहा उसने, वो अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं भी निकलना चाह रहा ऑलरेडी हूँ। वीज़ा अप्लाई करके बैठा हूँ और मैं जा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को लेके। तो हम जैसे हज़ारों लोग हैं जो रेडी बैठे हुए हैं और वो जाना चाह रहे हैं। तो ये मसला है कि हर बंदा यहाँ पे परेशान है, यही सोचता है कि यार हो सकता है बाहर जाके मैं सेट हो जाऊँ। यार वहाँ पे आप जाके सेट ना हो, आप लाखों रुपया ना कमाएं, हाँ जी, कम से कम आपको मेंटल स्ट्रेस तो नहीं है वहाँ पे यार। लेकिन रिलैक्स होकर जिंदगी तो मेरी बात सुने, मैं ये समझता हूँ कि क्या यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता? यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन जो है वो उसने आपको मार के रख दिया है। वो आपको यहाँ पे आप 50,000 रुपया कमाते थे, तो आप उसमें से 10,000 रुपया 20,000 रुपया उसमें से सेव कर लेते थे। अब आप 1.5 लाख रुपया कमाते हैं और आप 22-23 तारीख को सैलरी खा के आप वेले बैठे होते हैं और अगली सैलरी का इंतजार कर रहे होते हैं। तो ये मामला कब तक चलेगा? अभी आखिरी डिसीजन है आपका? मेरा इंशाल्लाह आखिरी डिसीजन है और मैं अपना कुछ ना कुछ करके हटूंगा। अच्छा व्यूअर्स, आप हमें बताइए कि क्या ऐसा ही होना चाहिए? क्या हर बंदे को यहाँ से निकल जाना चाहिए? इस मुल्क को फिर हम किसके हवाले करके जाएंगे, किसके आसरे पे छोड़ के जाएंगे? बहरहाल तो आप मुझे जरूर बताइए। कैसी बात करते हैं आप? वो तो ऑलरेडी कंपनी के हवाले है मुल्क। हाँ, बस उस कंपनी का नाम ना लीजिए फिलहाल। मैं समझता हूँ, आपकी मेहरबानी है, मैं ब्लॉगिंग करने के लिए निकला हूँ। कंपनी जो है वो इस मुल्क को कंट्रोल करके बैठी है और उनका मुल्क उनको मुबारक हो। तो जो इज्जतदार लोग हैं, नौजवान नस्ल है, वो अब वैसे तो खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन बेचारे क्या करें, मजबूर हैं। उनके पास एक यही ऑप्शन है कि चलो कुछ नहीं तो अपनी इज्जत बचाएं और इस मुल्क से कूच कर जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये बात 100% करेक्ट है। आप भी हमारे साथ एग्री करेंगे
कि अगर आप हलाल तरीके से पैसा कमा रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि मेरा घर का सर्किट आसानी से चले, तो वो इस मुल्क में अब मुमकिन नहीं है। जिस मुल्क में पैदा होने वाली, बनने वाली या काश्त होने वाली सारी चीज़ें आपकी पहुंच से दूर हो जाएं, बाकी इम्पोर्टेड चीज़ें तो बाद की बात है ना, वहाँ पे क्या ज़िंदगी है। और वहाँ पे आपने जिस घर में जनाबे वाला, ये गंदम का बड़ा मसला बना है। गंदम देखें कि जब आई है तो लोगों ने 5500 लोग वो है जो खुद कफील हुआ करते थे गंदम से, आजकल हमें गंदम भी नहीं मिल रही। गरीब बेचारा आटे के लिए लाइनों में मर गया। अब गंदम का रेट 5000 रुपये फिर चला गया। ये गंदम 500 रुपये मन हुआ करती थी, हमारे बड़े दुआएं किया करते वैसे मुझे किसी ने बताया कि 3500 पे आ गई है। सर वो आपको बिल्कुल सही किसी ने बताया। 4000 रुपये तो मैंने खुद खरीदी है, तो हो सकता है अब 3500 पे आ गई। मैंने वैसे 4300 पर मन खरीदी है। मैंने खुद 4250 में खरीदी है। तो मुझे बताएं, ये 500 रुपये मन वाली गंदम 4250 पे चली गई। ये 170 रुपये किलो आटा मिल रहा है। तो आटा आप पूरा करेंगे, आप चीनी किचन का सामान पूरा। शहर ओवरऑल ऐसा लगता है जैसे सुनसान पड़ा है। आप यकीन माने, कल मैं खबर सुन रहा था कराची में 180 रुपये पर केजी दूध मिल रहा है और 160 रुपये हम यहाँ पे 160 रुपये तो हम ले रहे हैं ना। 160 रुपये बताएं कि जितनी गर्मी बढ़ रही है, आप 2 महीना या महीना ठहर जाए 10 रुपये और बढ़ जाना किलो का रेट, और मिलना नहीं है। और मैं हर महीने 10,000 रुपया व्यूवर्स जो है ना सिर्फ दूध का बिल देता हूं। बड़ा मुश्किल हो गया है यहाँ पे सर्वाइवल, लेकिन दुआ फरमाइए। मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह ताला बेहतर करे और चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाए इंशाअल्लाह ताला। तो वैसे तो लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन मैं अभी भी उम्मीद रखता हूँ कि शायद कुछ बेहतरी हो जाए। तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। जी तो नाज़रीन, अभी हम एक कंसल्टेंट के पास गए थे। जो कि कंसल्टेंट ही होता है, कंसल्टेंट होता है भाई, कंसल्टेंट कौन नहीं कान। अच्छा चलें, कंसल्टेंट के पास गए थे, जो कह रहे थे कि हम आपको जी वीज़ा ले देंगे फिनलैंड का। ठीक है जी, पैसे हम लेंगे आपसे 40 लाख रुपए सिर्फ कंसल्टेंसी फीस। आप अंदाजा करें। मैंने उनसे पूछा जी कि 40 लाख रुपए किस चीज़ की फीस है आपकी? वीजा प्रोसेस। उन्होंने कहा जी वीज़ा प्रोसेस करवाने की। और एम्बेसी की फीस 390 यूरो है, सिर्फ 390 यूरो। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान में 40 लाख रुपए कमाने के लिए कितना जतन करने पड़ते हैं, और ये लोग जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंसी फीस, सारे साल की कमाई एक बार। तो बेहतर ये है मेरे भाइयों कि यहाँ पे आप कुछ काम करें। अगर 40 लाख हमने उसी को देने हैं साले को, हाँ जी, तो 40 लाख लगा के हम कोई और बिजनेस, कोई अपना बिजनेस नहीं कर सकते यहाँ पे। आप हमें बताइए कि क्या 40 लाख 3 से 4 मिलियन लगा के यहाँ पे अगर काम शुरू किया जाए तो क्या अल्लाह ताला हमें रिस्क नहीं देगा? और जरूर देगा। ये भी बताइएगा कि कोई ऐसा कंसल्टेंट है पाकिस्तान में जो सिर्फ कंसल्टेंसी फीस 40 लाख। अच्छा, फिर बड़ी मजेदार बात हुई। मैंने कहा जी 40 लाख रुपए आप किस चीज की फीस ले रहे हैं? आप 40 लाख इतनी ज्यादा। कहा जी आतिफ असलम को आप बुलाएं जरा कॉन्सर्ट पे। अब इसकी बात मुंह में थी तो मैंने उसे कहा जी आज मैंने पहली दफा आपका नाम सुना है, आप अपने आप को आतिफ असलम जैसे ब्रांड से कंपेयर कर रहे हैं। तो फिर मुझे कहने लगा कि जी मैं तो आपको भी आज पहली दफा देखा है। मैंने कहा जी मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ, आप अपने आप को, हाँ जी, आप अपने आप को कंपनी कह रहे हैं और अपने आप को आतिफ असलम से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मैं तो नहीं कर रहा। तो ये हालात हैं जी, लूटने के लिए बैठे हुए हैं, जा रहे हैं। हाँ जी, और हम देखते हैं कि उनका क्या तासुर है, वो क्या करते हैं हमारे लिए। और जब तक 40 लाख नहीं बताया था तो नवीद भाई तुले हुए थे कि मैंने पाकिस्तान में नहीं रहना। अब मुझे ये कह रहे हैं कि नहीं यार यहाँ पे ही कुछ कर लेते हैं अगर इतने ही पैसे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा नाज़रीन, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अभी हम हैं कोहिनूर में। यह है कोहिनूर का एरिया, हमारा बड़ा खूबसूरत एरिया है ये यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स वगैरह। पर्ची ले लें जी, पर्ची का तोहफा हर जगह पे हमें मिलता है पार्किंग के लिए। क्या करें भाई यार। अभी हम जी अब आज हमारा मोटो ये है कि जी हमने कोई कंसल्टेंट नहीं छोड़ना यहाँ पे, और बाहर कैसे जाना है यही। और हर बंदा तुला हुआ है कि मैंने बाहर जाना है, ये बड़ी खतरनाक बात है। ले जी नाजरीन, ये है अब
जहाँ पे किसी के पास मुझे लेके जा रहे हैं ये जी नवीद भाई अब दूसरे कंसल्टेंट को मिलके आए हैं, जरा बताइए उनकी क्या डिटेल थी। शी इज़ वेरी नाइस और वेरी कोऑपरेटिव। थोड़ा ऊंचा बोले। बहुत अच्छी लेडी थी वो। और नहीं उन्होंने बताया क्या, लेडी को छोड़े उन्होंने क्या बताया कि बाहर जाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आपका प्रोफाइल ठीक है लेकिन आपका क्वालिफिकेशन गैप बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड किया, कोई एरोगेंसी भी नहीं थी, मतलब कोई मिस गाइडेंस भी नहीं थी। उन्होंने सीधा सीधा बताया कि हमारे इतने चार्जेस हैं, 3 पोर्शन में हम लेंगे और इटली की इतनी फी है, स्टडी का ये एक्सपेंस है इतना। लेकिन स्टडी वीजा के लिए ज्यादा बता रहे हैं। स्कॉलरशिप जो है ना वो इतनी मिलेगी, तो मतलब एक बड़ी ट्रांसपेरेंट और रियलिस्टिक। अली भी आ गया है, अली आ जाओ भाई। तो अली आ गया जी। अली सुबह से गायब था। हमने भिजवाना इटली स्टडी वीजा पे, इनका जो 50 साल का गैप है। यानी अली आज हमारा टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में भाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ठीक है, हर बंदा बाहर जाने की कोशिश में लगा हुआ है, नाउमीदी भी बढ़ती जा रही है, सिर्फ बेरोजगारी नहीं बढ़ती जा रही। तो ठीक है, हर बंदा जो है ना वो बाहर जाने की कोशिश में लगा हुआ है और वो कह रहा है कि मैंने बाहर जाना है। और कोई स्टडी वीजा का किसी कंसल्टेंट को हम मिल के आए, 4 मिलियन कंसल्टेंसी फीस ले रहा है वो। क्या बात। मैंने तो बाहर जाने का फायदा ही कोई नहीं, यहाँ पे कंसल्टेंट बन जाए। वैसे तो यहाँ पे गरीबी है और मुस्तकिल मिजाजी नहीं है और नाउमीदी है, लेकिन आए हम सबवे पे हैं, ये पीछे आप देख सकते हैं। अभी हमने सबवे का बर्गर पिज्जा खाया है, वो सैलड वाला, एक बड़ा मजा आया। बर्गर पिज्जा ऐसे, बर्गर शर्गर इसका और सैलड बड़ा फेमस है। बड़ी मुश्किल से खिलाया। पहले तो यहाँ चावल बांट रहे थे, एक मुझे कह रहा था यहाँ से खा लो। तो अभी ये देखिएगा जल्दी साहब, आपको दिखाते हैं ये पीछे वाले कैमरे से। हाँ जी। तो सबवे पे अभी हम लोग आए, लोग बैठे हुए काफी, बेशक गरीबी है इस मुल्क में, लेकिन खाना हम जो है ना वो वीआईपी खाते हैं। नहीं जी, रेस्टोरेंट्स में तो चुमगटा लगा रहता है हर वक्त। तो मसले मसाइल उसी के लिए हैं जिसको फाइनेंशियल इशू है। नहीं, जो लेकिन लोग एप्पल का माल खा रहे हैं उनके लिए कोई इशू नहीं। नवीद भाई बात ये भी है कि हम लोग यहाँ पे कर भी कुछ नहीं रहे हैं, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। भाई क्या हम नंगे लटक जाएं भाई चौक पे? नहीं नंगे क्या मतलब कि हम लोग कर क्या रहे हैं सारा दिन में? हम देखे ना आज 45 टेम्परेचर है, गर्मी में धूप में हम काम पे निकले हुए हैं। हाँ। मैं वर्किंग से अभी चनेौट का प्लान था मेरा। हर बंदा दुखी है। अली आप क्या कहते हैं यार? यार मैं तो यही कहता हूँ कि मुश्किल मिजाज हो जाए। यकीन करे, मैं बताता हूँ आपको, सही मामला बताता हूँ। ये जो भाई है ना, इधर देखे, इनकी तरफ करे, ये जो भाई है ना जनाब का हर दूसरे दिन प्लान बदलता है। नहीं यार मैं इस चीज से जो है मैं मुतमईन नहीं हूँ, मैं करता रहता हूँ। लोगों को ना खुश करके खुश रहते हैं और ना उम्मीद फैलाना और लोगों को मायूस करना इनका वतीरा है। ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, ये कर रहे हैं। आपने इस व्लॉग में देखा कि मैंने सुबह ही निकलते सबसे पहले मोटिवेशनल जो है ना एक वीडियो बनाई है। कैसे मोटिवेशनल स्पीकर है, एक मोटिवेशनल स्पीकर था, उसने जनाब कर ली खुदकुशी। अच्छा। और जाते हुए पता क्या नोट छोड़ के गया कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं। ये ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर है, ठीक है। तो ये देखिए ना, क्या बात है जी। हाँ बेटा, अस्सलाम ये पढ़ के सुनाओ, फिर देंगे कुछ ना कुछ। ये क्या पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा हुआ है? क्या कैंसर के मरीज है, इन्हें दादियाँ। हाँ यार, फिर देना पड़ता है यार, इससे कुछ दो भाई। अच्छा, तो नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अली भी आ गया है, तो अब आपको कुछ गाना पानी भी सुनाएंगे। गाना पानी नहीं मैं सुनाना, आज सिर्फ मैंने आपको समझाना है लोगों को। यार हद हो गई यार, बंदा सो के उठता है और इनका एक मैसेज आया होता है। मैंने कल ही आपका चेहरा देख लिया था कि आप क्या कर रहे हैं, फिर इनका बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज आया है। अच्छा नवीद यार, दुआ करो नवीद यार बाहर चला जाए, बड़ा परेशान। नहीं मैं परेशान नहीं हूँ। हाँ। मैं वैसे मुझे शौक है बाहर जाने का। यार बाहर असल में ये है कि पाकिस्तान से बाहर वहाँ पे ना गर्मी कम है, यहाँ पे गर्मी ने भी परेशान किया होगा। नहीं मैं समझता हूँ, लेकिन हमें मरी वगैरह का चक्कर लगाना चाहिए बाइक पे। नाज़रीन आप क्या कहते हैं? आप हमें मशवरा देके हमें जाना चाहिए मरी नॉर्दर्न एरियाज में। ये नाजरीन नहीं है, हाँ। ये खूबसूरत तरीन है। हाँ माशाल्लाह। हाँ जी, माशाल्लाह। नाजरीन और होते हैं। नाजरीन का वैसे ये पर्शियन जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब होता है देखने वाले, सुनने वाले। हाँ, ये बहुत गौर से देखते हैं। जब भी कोई ऐसी चीज आती है ना सामने मोटरसाइकिल की, तो मुझे कहता है देख के। मैंने कहा हाँ जी गौर से। आपके लिए एक गाना है। हाँ जी बिस्मिल्लाह। प्यार झूठा था जताया ही क्यों,
ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, ऐ सितमगर तू जरा और सितम कर दिया, आजा बेवजह सा ये रिश्ता खत्म कर दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया अजमल बेदर्दिया। मैं तेरे आने से मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, जब तू यार, घर से नहीं नहीं। निकलता तब मैं परेशान हो जाता हूँ। बताओ कि अगर किसी दिन मैं ना आया, हाँ तो फिर मैं बंद कर दूंगा हर चीज। यार हद हो गई यार। घर से नहीं निकलता, सोया रहता है, हाँ? सोया रहता है। मैं सोया हुआ था ये तो मैं नहीं कह सकता, करेंगे भाई। लेकिन यार मैंने काम करने होते सारे, सिर्फ यही तो काम नहीं है। हाँ ये है कि ये बहुत जरूरी काम है, लेकिन और भी काम है जमाने में व्लॉग के सिवा, मोहब्बत के सिवा। व्लॉग के सिवा। यही चैनल नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहिए इंशाल्लाह, और आपसे फिर बातचीत होती रहेगी। अपना ख्याल रखिए और हम आपसे दोबारा ख्याल रखें, हम आ रहे हैं थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर। ओके।